अफरा तफरी करवाने आएंगे, दंगा करवाने आएंगे, आपको पत्थर नहीं उठाना है, ये बस याद रख लीजिए। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है उसको पकड़ के कोने में करेंगे, उसका हिसाब पुलिस करेगी, समझ रहे? एक सिनेमा हॉल में गया तो कुछ लोग चिल्लाने लगे, देखो एंटी नेशनल आया है। कोर्ट में गया तो 4 लॉयर पीछा करने लगे मारने के लिए। एक दिन ऑटो ले रहा था तो पीछे से कोई चिल्लाया, अरे आतंकवादी। ऑटो वाले को बोला कि इसको मत लेके जाओ। और अगर आज हमारी देशभक्ति का पैमाना ये होगा कि कौन सवाल करना बंद कर दिया है, तो शायद हम सारे लोग देशभक्त नहीं देशद्रोही कहलाना पसंद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देशभक्ति नहीं, वो मोदी भक्ति रह जाएगी। दोस्तों और साथियों, मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करता हूँ। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे। हमारा देश इस वक्त जिस रुख पर, जिस दिशा में जा रहा है, उस पर अगर हमारे देशवासी और ख़ास तौर से हमारे छात्र खड़े नहीं होंगे तो हम नहीं समझते कि 10 साल बाद या 5 साल बाद आप इस तरह का कोई प्रोग्राम कर भी सकेंगे नहीं। मैं जानता हूँ, मैं JNU कई बार आया हूँ, मैं जानता हूँ कि देश में मार्जिनलाइज तबके के ख़िलाफ़ जब भी कोई जुल्म हुआ या कोई ऐसा कानून सरकार ने पास किया जो हम समझते हैं कि देशवासियों के हित में नहीं, तो JNU के लोग हमेशा जंतर मंतर पर दिखाई देते थे। ये परंपरा रही है JNU की। लेकिन पिछले 7-8 साल से JNU में जो कुछ हो रहा है वो अब हम सब वाकिफ़ हैं उससे। ये जो आज प्रदर्शन हो रहा है, इसमें जिस तरह लोग आए हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आज से 10 साल पहले होता तो इससे कई बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा होते। तो ये धीरे धीरे उस डिसेंट के कल्चर को, आवाज़ उठाने के कल्चर को, अपनी बात रखने के कल्चर को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं बहरहाल इसके बावजूद भी मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपने अपने यूनिवर्सिटी के एक फॉर्मर स्टूडेंट शर्जील इमाम के 6 साल जेल में पूरे होने पर यहाँ एक प्रोग्राम रखा। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह का मुकदमा कायम किया गया है शर्जील इमाम पर या उमर खालिद पर या और दूसरे लोगों पर, उसको देखकर आपको हंसी आई कि इनके सबूत में जो चीज़ें पेश की जा रही हैं उस पर 153 का CRPC की दफ़ा 153 भी लग नहीं सकती, लेकिन उस पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट लगा दिया गया। अब सरकार के लिए ये बहुत आसान हो गया है कि जिस आदमी को भी लंबे वक्त के लिए जेल में रखना हो या जिस आदमी को बेल नहीं देनी हो तो उस पर UAPA, मकोका, गचकोका या सेडिशन या इस तरह के धारा लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। ये आप देखिए कि ये जो मुकदमा है, यानी ये CAA NRC की मूवमेंट थी जो चल रही थी और इन लोगों को जोड़ दिया गया दिल्ली दंगों से। सर, यानी इसमें आपको लगेगा इसका कोई, इस मुकदमे का कोई सर पैर नहीं है। 30,000 पन्नों की चार्जशीट है, 900 विटनेसेस हैं। अगर ये जिस रफ्तार से हमारी अदालतें चलती है, अगर इस रफ्तार से ये केस चलता रहा तो शायद इनकी ज़िंदगी में इसका फैसला नहीं हो सकता है। आप देखिए, कुछ दिन पहले 20 साल के बाद सीरियल बम ब्लास्ट के केस में जो लोग लगाए गए थे इन पे इल्ज़ामात, वो सब मुक्त हो गए, उनको एक्विटल हो गया। लेकिन ये सवाल कोई पूछ सकता है? ना पुलिस से पूछ सकता है, ना प्रशासन से पूछ सकता है, ना सरकार से पूछ सकता है कि जिन लोगों के 20 साल जेल के अंदर ज़ाये हो गए, उसके लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? उसके लिए कौन जवाबदार है? उसके लिए कौन अकाउंटेबल है? कोई अकाउंटेबल नहीं है। यानी 10 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर लोग बाहर आ जाएं जेल से तो अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स नहीं होगी। उस शख्स के ज़िंदगी के 10 साल ज़ाये हो गए, कोई अकाउंटेबल नहीं है। ये कैसे कानून है हमारे देश के अंदर? ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट जो टेररिज्म के लिए लाया गया था, अब उसको आप जनरली अप्लाई कर रहे हैं हर एक पर। जिस आदमी को भी लंबे वक्त तक जेल में रखना हो, जिसको बेल नहीं देनी हो, उसको आप जेल में डाल दीजिए। आप मुझे बताइए कि 5 साल या 6 साल हो गए, शर्जील इमाम को 6 साल हो गए, उमर खालिद को 5.5 साल हो गए जेल। अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं कोर्ट में।
900 विटनेसेस हैं और उसमें से भी 45-50 विटनेसेस प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं जिनके नाम तक नहीं मालूम, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब अगर ये अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुए और हमारी अदालत ये कह रही है कि 1 साल के अंदर आप जो हैं ये प्रोटेक्टेड विटनेस को वो कर लीजिए, क्रॉस एग्जामिन कर लीजिए, तो उसके बाद ये उसके लिए आ सकते हैं, बेल के लिए आ सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अदालत को ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कि अभी चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए हैं और शायद अभी 4-5 महीने और लगेंगे चार्जेस फ्रेम होने में। उसके बाद आप प्रोटेक्टेड विटनेस शुरू कीजिए तो एक एक विटनेस कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, वो कई साल लेगा। तो 900 विटनेसेस हैं इसके अंदर, इस केस में, तो क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है पुलिस के लिए कि आप लंबी चार्जशीट बना दीजिए, 30,000 पन्नों की चार्जशीट, कौन सा जज पड़ेगा, और 900 विटनेसेस रख दीजिए तो ये पूरी जिंदगी तक केस में आप इन्वॉल्व रहिए। हमारे देश में साहब, हमारे एक्स चीफ जस्टिस ने और कई लोगों ने बार बार ये बात कही है, सुप्रीम कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। आज हंसी आती है इस जुमले को सुनते हुए, आज हंसी आती है इस जुमले को सुनते हुए कि ये उल्टा हो गया है, जेल इज ए रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन हो गया है आज। तो ये जो सूरत हाल है कि शर्जील इमाम ने ये प्रोटेस्ट की बात कही कि हम चक्का जाम करेंगे, हम जो है सड़कें रोकेंगे, हम जो है चिकन नेक, ये तो सिर्फ बोला है ना, किया नहीं। एक बार हमारे देश में ऐसे इंसिडेंट मौजूद हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि कई साल पहले राजस्थान के अंदर कुछ लोगों ने वहाँ की कई महीने तक के ट्रेन रोक दिया था, पटरी पे जाके बैठ गए थे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हमारे देश में हमारे किसानों ने 1 साल तक दिल्ली का चक्का जाम कर दिया था, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ गए थे आकर, क्या हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये लोगों का अपनी आवाज़ उठाने का सरकार के खिलाफ ये एक तरीका है और इसको ये यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर लिया गया है और इस पर कोई वो नहीं होता है। ये अगर केस बनते भी हैं तो बहुत जल्द वो वापस आ जाते हैं, बाहर छोड़ दिया जाता है। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी करती रहती है, बीजेपी ने भी कई चक्के जाम किए हैं, कांग्रेस ने भी चक्के जाम किए हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी ये काम करती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन शर्जील इमाम को आपने सिर्फ बोलने पर, ये कहने पर कि हम चिकन लेग को तोड़ देंगे या रोक देंगे या चक्का जाम कर देंगे, उस पर आपने 6 साल से उसको जेल के अंदर बंद रखा है, उसको बेल तक नहीं आप दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा यानी नाइंसाफ़ी है जो हमारे देश में हो रही है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को देखें जो अभी जजमेंट दिया गया है, उसके अंदर नए नए रूल्स फ्रेम किए गए, अपने ही दिए हुए पिछले फैसलों के खिलाफ फैसला दिया गया है। ऐसे कई केसेस हैं जिसके अंदर ये कहकर कि लंबा वक्त हो गया है, अभी केस शुरू नहीं हुआ है, लोगों को उनको बेल मिल गई, 3 साल में बेल मिल गई, 2 साल में बेल मिल गई, ये कहकर कि 200 विटनेसेस हैं, बहुत लंबा वक्त लग सकता है, बेल दे दी जाए। लेकिन इस केस में 6 साल के बाद भी और 900 विटनेसेस होने के बाद भी उनको बेल नहीं मिल रही है। फिर ये दूसरा एक अजीब किस्म का एक क्राइटेरिया बनाया कि ये कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ये आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट हैं, ये मेन आदमी हैं और बाकी फॉलोअर्स हैं, जबकि चार्जशीट एक है, जबकि FIR एक है, जबकि चार्जेस एक है। किसी पे ये डिमार्केशन नहीं है कि ये आर्किटेक्ट हैं और ये जो है फॉलोअर्स हैं, इस तरह कोई बात कहीं भी नहीं है। पूरी चार्जशीट को आप पढ़ लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम बना दिया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जो है इनको बेल नहीं मिल सकती, ये आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट हैं और बाकी लोग फॉलोअर्स हैं, इनको जेल दे दी जाए बेल दे दी जाए। तो ये जो सिचुएशन है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस एतबार से भी बहुत गलत फैसला है। फिर आप ये देखिए कि ये कहा गया है कि शायद इससे पहले कभी नहीं कहा गया होगा कि आप ये कहते हैं कि इसके बाद में कि आप 1 साल तक बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। ये कौन सा नियम है? यानी आप 1 साल की सज़ा दे रहे हैं, यानी ट्रायल, और आप ये कहते हैं कि बेल के स्टेज पर ट्रायल नहीं हो सकता है। आप देखिए कितने दिन तक केस सुप्रीम कोर्ट में चला है, मिनी ट्रायल हुआ है, दोनों तरफ के लोगों ने बात रखी है,
लेकिन आपने सरकार की प्राइमा फेसा सरकार ने जो कहा उसको मान लिया और जो उसको काउंटर किया गया उसको नहीं माना। ये क्या बात हुई? तो ये मैं समझता हूँ कि ये फैसला कई एतबार से कुछ ऐसे, यानी मुझे ये कहने में कोई वो परेशानी नहीं है कि ये फैसला जो दिया गया है ये फैसला कई एतबार से गलत फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आवाज़ उठाना, आपत्ति जताना ये गैर कानूनी काम नहीं है। जो मैं बात कह रहा हूँ आपको परेशानी हो रही होगी कि भाई कहीं मैं सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहा हूँ। ये हमेशा होता रहा है कि गलत फैसले आते हैं, उनकी आलोचना होती है, फिर वापस जाते हैं, वो फैसले बदल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि पहले तो ये जो कानून बनाए गए हमारे देश में, पहले टाडा का कानून था। टाडा में 10 साल ये कानून रहा हमारे देश में, यानी 1985 से लेकर 1995 तक, और इन 10 साल में 67,000 लोग 67,000 लोग गिरफ्तार हुए। एक परसेंट कन्विक्शन रेट था, 1%, यानी 99% इनोसेंट थे जिनको गलत तरीके से फंसाया गया था। टाडा खत्म हो गया, उसकी जगह पोटा ने ली, पोटा खत्म हो गया, उसकी जगह यूएपीए ने ले लिया। यूएपीए में भी, अच्छा मुझसे पहले एक बात एक साहब कह चुके हैं, यूएपीए में भी कन्विक्शन रेट 2% है, यानी 98% लोग इनोसेंट हैं जिनको आप फंसा रहे हैं। तो ये हमको ये समझना चाहिए कि ये जो टेररिज्म के नाम पर जब भी कानून बनाया जाता है वो सरकार के हाथ में एक हथौड़ा दे देता है, सरकार के हाथ में एक ऐसा हथियार दे देता है कि अपने मुखालिफिन को, अपने अपोनेंट्स को जितना चाहे जेल में रखें, जितना चाहे उन पर केसेस डाल दें कोर्ट के अंदर, यानी अदालत उसमें जेल के अंदर रखें। दोस्तों और साथियों, ये आवाज़ अगर हम नहीं उठाएंगे तो हमें अफसोस है इस बात के लिए कि उसके बाद हम ये जो आज मैं बात रख रहा हूँ शायद ये कहने की पोजीशन में भी हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज जब हम शर्जील इमाम को याद कर रहे हैं, आज जब हम उमर खालिद को याद कर रहे हैं, आज जब हम उन सब लोगों को याद कर रहे हैं जो दिल्ली दंगों के नाम पर फंसाए गए हैं, ये किस लिए फंसाए गए हैं? इसलिए फंसाए गए हैं कि इन्होंने एग्जेम्पलरी मूवमेंट खड़ी की थी CAA-NRC की। हिंदुस्तान की तारीख में ये इतनी कामयाब मूवमेंट हम नहीं देखते हैं कि जिसको लीड करने वाले लोग ट्रेडिशनल लोग नहीं थे, ट्रेडिशनल लीडरशिप नहीं थी। यहाँ के यूथ थे, नौजवान थे और महिलाएं थी, लेकिन उनको लगा कि एक नई जनरेशन खड़ी हो रही है, नई लीडरशिप खड़ी हो रही है, इनको सबक सिखाना चाहिए। यही सबक सिखाने के लिए आज इनको जेल में डाला गया है। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और इस उम्मीद के ऊपर में कि हम लोग ऐसे कानून को, ऐसे फैसलों को चुनौती देंगे। और मैं आपको एक बात आखिर में ये भी कहना चाहता हूँ कि उमर खालिद हों या शर्जील इमाम हों या ये जो हमारे साथी हैं, इनमें से किसी का हौसला नहीं टूटा है।